Assalamu alaikum ladies and gentlemen, welcome back again, another chapter, another lecture, another video. Intro में आपने देखा होगा we are talking about enzymes. I hope so कि आपने सेल साइकिल देखा होगा and now you are fully ready to study enzymes. तो आइए बगैर किसी देर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से हमारी चैनल का अब तक का थीम ही बन चुका है ये कि हम चैप्टर को स्टडी करने से पहले कुछ अपनी दिल की बातें करते हैं ना वाइट बोर्ड के ऊपर। तो वही दिल की बातें आज हम दोबारा करेंगे। उसका बेसिक मतलब वही होगा जो पुरानी वीडियोस में था कि पुरानी मीन्स पिछली वीडियो में था विच वॉज के वी वांट टू बिल्ड सम फंडामेंटल्स, कुछ बुनियादें डिस्कस करनी है ताकि हमें चैप्टर समझ आ सके। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स देने की कोशिश की है जिससे मेरा मकसद आपको ये समझाना है कि बेसिकली एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट एंजाइम्स। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो पिक्चर आपके पास है ये डोर वाली, तो मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ। सिनेरियो में आपके सामने ये रखता हूँ कि आप आए वापस स्कूल से घर और आपने देखा कि घर का गेट जो है वो बंद है, ऊपर ताला लगा हुआ है। अब एज यू कैन सी कि यहाँ पर अगर आप जूम करके देखें तो ये जो गेट है ये बना हुआ है लोहे का। किसका? आयरन का। मतलब कि बहुत मजबूत दरवाज़ा है, ऐसे नहीं खुलेगा। तो आपके पास चाबी नहीं थी, ठीक है, और आपने बहुत कोशिश की कि यार मैं किसी तरह इस दरवाजे को खोल दूं ताकि आप अंदर जा सकें घर के। लेकिन आपने बहुत ज़ोर आजमाई करने के बाद ये मालूम पाया कि आप इस गेट को नहीं खोल सकते। तो मुझे बताइए इस केस में अगर आप इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर को, तो आपको क्या चीज़ चाहिए? वट इज़ द थिंग दैट रिक्वायर्स यू, जो कि आपकी यहाँ पर हेल्प कर सकती है। एग्जैक्टली अगर आप लोग यहाँ पर इस लॉक को देखें तो इस लॉक को देख के आपके जहन में आएगा कि यार मेरे पास अगर कुछ ऐसा हो जो कि कुछ ऐसा हो ताकि मैं इसको इस लॉक के अंदर डालूं और घुमाऊं और ये ताला खुले और मैं अपने घर के अंदर चला जाऊं। तो बेटा ये जो यहाँ पर आपके पास ये की है, इसने क्या किया? इसने आपका जो काम था उसको क्या कर दिया? उसको फास्ट कर दिया। अब आप बोलेंगे ये किसी एग्जाम्पल है। आई नो कि ये थोड़ा सा जो एग्जाम्पल है ये थोड़ी वियर्ड लग रही है, लेकिन देखें आपको अंदर जाना था, है ना, और अंदर जाने के लिए आपने पहले पूरी जोर आजमाई की इस दरवाजे को तोड़ने की, खोलने की, उखाड़ने की, और फिर आपको पता लगा कि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। फिर आपने मदद ली इस चाबी की जो कि किसी दूसरे इंसान के पास थी, जो कि भी उसी दौरानिए के अंदर आ चुका था। तो इस चाबी की मदद से आपने इस ताले को खोला और कुंडी खोल के आप घर के अंदर चले गए। तो इसने आपका अंदर जाना क्या किया? फास्ट किया। तो बेटा जो एंजाइम्स होते हैं ना वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसी तरह की कीज की तरह काम करते हैं। किस तरह से? मतलब कि जिस तरह से यहाँ पर की ने, मतलब इस चाबी ने आपका उस घर के अंदर जाना दरवाज़ा खोलने के बाद तेज कर दिया, इसी तरह से जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जो एंजाइम्स हैं वो इस प्रोसेस को फास्ट करते हैं, तेज करते हैं, या यू कैन से कि उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। अब थोड़ी देर बाद इसकी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगी, बट याद रखिएगा कि जो एंजाइम्स का रोल होता है वो वैसा ही है जैसा इस चाबी का रोल आपके उस सिनेरियो के अंदर था कि इसने आपका अंदर जाना फास्ट किया। जस्ट लाइक दैट जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देते हैं? स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह का कुछ फंक्शन मतलब जो चाबी ने आपके लिए यहाँ पर इस दरवाजे को खोलने में किया, यानी कि आपका अंदर जाना तेज किया, एंजाइम का काम भी यही होता है कि वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, अब बेसिकली ये खुद क्या होता है थोड़ी देर हम लोग उसको देखते हैं, लेकिन वो उसको फास्ट कर देते हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एंजाइम्स को यूज़ करके जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर, ठीक है, उनको स्पीड अप करते हैं। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल्स कहाँ देखते हैं? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि देखें यहाँ पर ये जो पिक्चर बनी हुई है ये बनी हुई है स्टमक की। स्टमक की, स्टमक मीन्स मैदा, मैदा, आटे वाला मैदा नहीं, मैदा, यानी कि वो ऑर्गन आपकी बॉडी का जो कि फूड डाइजेशन का काम करता है। फूड डाइजेशन। अब फॉर एग्जांपल इसमें देखें यहाँ पर आपके पास
कप केक्स भी हैं, यहाँ पर बर्गर भी है, यहाँ पर लॉलीपॉप भी है, यहाँ पर डोनट भी है, यहाँ पर फ्राइज़ भी हैं, ख़ासतौर पे हम सबके फेवरेट। और जब आपने इतना सब कुछ खाया तो बेचारा ये मैदा जो है इसके लिए बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि इतना सारा आपने खा लिया। तो अच्छा, जो आपने यहाँ पर चीज़ देखनी है कि आपको क्या लगता है कि जो आपके स्टमक के अंदर फूड की डाइजेशन होती है वो कैसे होती है, मतलब कि क्या प्रोसेस होता होगा। फॉर एग्जांपल आप एक काम करें कि आप फूड को चबा कर, अच्छा बेसिकली मैं आप पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि स्टमक का फंक्शन क्या है। स्टमक का फंक्शन ये है कि लेट मी इरेज इट फर्स्ट, ये नाम मैं मिटा रहा हूँ कि स्टमक ये करता है कि इट कन्वर्ट्स लार्ज फूड पार्टिकल, ठीक है, यानी कि लार्ज फूड पार्टिकल। फॉर एग्जांपल आपने बर्गर खाया, बर्गर क्या है, बर्गर इज़ अ लार्ज फूड पार्टिकल। और बर्गर भी यू कैन से थोड़ा सा इरेलीवेंट है एक्चुअल में। वो जो बाइट आपने लिया और च्यू करके निगल लिया, सॉलो कर लिया, तो वो जो सॉलोड फूड है वो लार्ज फूड पार्टिकल है। और स्टमक क्या करेगा, उस लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल फूड पार्टिकल। तो बेटा ये जो लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, इसी को डाइजेशन कहते हैं, ताकि आपकी बॉडी उसको ब्लड के ज़रिए से एब्जॉर्ब कर सके और पूरी बॉडी के सेल्स को वो डिलीवर कर सके। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ डज स्टमक डू दिस जॉब, स्टमक ये जॉब कैसे करता है, मतलब कि क्या होता होगा उसके अंदर जो कि इस प्रोसेस को जो है मतलब इस प्रोसेस को करता होगा, मतलब लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर में कन्वर्ट करता होगा। सो जिस तरह से ऊपर इस सिनेरियो के अंदर आपके घर के अंदर जाना इस की ने फास्ट कर दिया था, इसी तरह से यहाँ पर जो चीज़ इन्वॉल्व होती है इस लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, वो भी आपके पास आपके एंजाइम्स होते हैं। यानी कि एंजाइम्स आर द रीज़न और द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो कि आपकी फूड को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास एंजाइम्स ना होते तो ये जो फूड आप तकरीबन कुछ 2 से 3 घंटे के अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको डाइजेस्ट होने में तकरीबन सदियां लग जाती, सदियां एग्जैक्टली 100 साल लग जाते हैं उस सिंगल एक मील को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो फूड फिर खुद ब्रेक डाउन होता। और वो जो फूड के खुद ब्रेक डाउन होने का प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। तो एंजाइम क्या करते हैं, उस ब्रेक डाउन को, उस फूड डाइजेशन को फास्ट कर देते हैं, जिस तरह से की ने आपकी अंदर जाने वाले प्रोसेस को फास्ट अप किया। यानी कि एंजाइम्स की गैर मौजूदगी में फूड की डाइजेशन तो फिर भी होगी, मतलब कि लार्ज फूड पार्टिकल्स गुजरते हुए वक्त के साथ साथ एनर्जी के एक्सचेंज की वजह से, कोलिजन की वजह से टूट कर छोटे हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और अगर इमेजिन कीजिए कि अगर सिर्फ एक मील को डाइजेस्ट करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग को सदियां लग रही हैं और उसकी एज ही तकरीबन कोई 70 to 80 ईयर्स ओल्ड है, तो मतलब इट डजंट मेक सेंस ना। सो दैट्स वाई नेचर ने हमें दिए हैं एंजाइम्स, सो दैट कि वो जो स्लो प्रोसेस है उसको स्पीड अप किया जा सके, सो दैट वी कैन डाइजेस्ट अवर फूड। इसी तरह से हमने अक्सर देखा है कि अगर घर में फ्रूट्स आते हैं तो वो वक्त के साथ साथ अगर उनको खाया ना जाए तो उनकी शेल्फ लाइफ जब ओवर हो जाती है तो वो इस तरह से, पहले फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन थे तो फिर कंप्लीटली रैप्ड हो जाते हैं, मतलब कि कंप्लीटली पक जाते हैं। रेपेंट को कहते मतलब कि राइपनिंग मीन्स फ्रूट का पक जाना, खाने के काबिल हो जाना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस किस्म के हो जाते हैं, यानी कि ओवर रिप्ड, ज़्यादा पक जाना। और मोस्टली एज वी नो कि हमारे लिए ये नॉन एडिबल है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ये जो कन्वर्जन है कि इससे इसमें और इससे इसमें, ये कैसे हो रही है। यहाँ पर भी आपके पास एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस फूड को क्या कर रहे हैं, मतलब इस फ्रूट को पकने में हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली आप समझते हैं कि जो ऊपर हमने इतनी सारी एग्जांपल्स, इतनी सारी कहानियां सुनी हैं, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हमने ड्रॉ करके देखा, यहाँ पर देखा, तो बेसिकली होता क्या है, मतलब एंजाइम्स करते क्या हैं। देखिए याद रखें कि एक वर्ड होती है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म इट मीन्स एवरी सिंगल एवरी सिंगल process
ये अगर इसको साइंटिफिकली कहें तो केमिकल रिएक्शन, इसकी एक डेफिनेशन ये भी है, केमिकल रिएक्शन sorry, let me erase it and sorry for this, क्या था, reaction occurring inside a living organism, लिविंग सेल में अगर कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सेल या फिर और ऑर्गेनिज्म। तो ये है आपके पास मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, यानी कि एवरी सिंगल प्रोसेस, यानी कि एवरी सिंगल केमिकल रिएक्शन, याद रखिएगा ये याद रखिएगा, एवरी सिंगल केमिकल रिएक्शन occurring inside a living cell और a living organism, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं। आई होप कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो ये होता है कि एक होते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, और एक होते हैं प्रोडक्ट्स। यानी कि रिएक्टेंट वो जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट्स मींस जो कि बनते हैं। अब आपके पास मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि एवरी सिंगल रिएक्शन याद रखिएगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है, रिएक्शन है। अब बेस्ड ऑन के क्या हो रहा है, हमारे पास मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। यहां देखें, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब यहां पर देखें तो ये अगर मैंने यहां पर ये बनाया ना कि रिएक्टेंट्स बन रहे हैं प्रोडक्ट्स में, तो यानी कि जहां पर आपके पास एरो का हेड होता है वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास होते हैं प्रोडक्ट्स, और जहां पर एरो की टेल होती है वो आपके पास होते हैं रिएक्टेंट्स। आसान है ना, रिएक्टेंट्स। अच्छा, अब यहां पर अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहां देखें एक लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, और एक स्मॉल मॉलिक्यूल और स्मॉल यूनिट्स। अच्छा, यहां पर एक और चीज याद रखिएगा कि ये स्मॉल यूनिट्स है, यानी कि एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, और यहां पर स्मॉल यूनिट्स यानी कि छोटे मॉलिक्यूल यानी कि मिलकर बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बेटा याद रखिएगा, हर वो रिएक्शन मेटाबॉलिज्म के अंदर जिसमें कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है और उससे एनर्जी निकलती है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को आप लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और ऑन द अदर हैंड, जब छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एनर्जी को यूज करके और बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप इन दोनों को कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनाबॉलिज्म मींस फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी बड़े मॉलिक्यूल का बनना, ठीक है, और कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेक डाउन, या किसी बड़े मॉलिक्यूल का टूटना। तो जितना भी कुछ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अच्छा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन सबका अपना अपना याद रखिएगा, इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि मेटाबॉलिज्म कोई एक है, मतलब कि एक किस्म का है और वो पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, नहीं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक अपना डिफरेंट मेटाबॉलिज्म है। डिपेंड करता है कि उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उसने किस फूड को डाइजेस्ट करना है। अच्छा, फूड की डाइजेशन यानी कि यहाँ ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये क्या हो रहा है, लार्ज फूड पार्टिकल्स, यहाँ देखें लार्ज फूड पार्टिकल स्मॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल। तो आपके पास डाइजेशन क्या हुई कि डाइजेशन आपके पास कैटाबॉलिज्म है। इसी तरह से ग्रो होना, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपकी मसल्स बन रही हैं, तो मसल का बनना क्या हुआ, मसल का बनना एनाबॉलिज्म हुआ। तो किसी भी चीज़ का टूटना लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटाबॉलिज्म कहलाता है, और किसी भी चीज़ का बनना आपके पास एनाबॉलिज्म कहलाता है।
तो मैं इस एग्जांपल से ये शो करवाना चाह रहा हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म्स होते हैं और अपने अपने होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन का अलग होगा, एनिमल्स का अलग होगा, इंसेक्ट्स का अलग होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अलग होगा, प्लांट्स का अलग होगा। तो इसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर मेटाबॉलिज्म कांस्टेंट है, यानी कि इन शॉर्ट केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट है। ठीक है। और बेसिकली जो बेसिक फंक्शन है एंजाइम का वो ये है कि एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट। अब बायोकैटलिस्ट क्या है? देखें, जो आपके पास वर्ड कैटलिस्ट है ना, ये हम यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। कैटलिस्ट, इसका मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। स्पीड अप, जिस तरह से जो ऊपर हमने एग्जांपल डिस्कस की थी लॉक्ड डोर वाली, जिसमें चाबी आपको घर के अंदर जाने में आपकी हेल्प करती है और आपके प्रोसेस को फास्ट करती है, इसी तरह से जो कैटलिस्ट्स होते हैं वो इस किस्म के सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, इस किस्म के सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं, तेज करते हैं, उसको कम टाइम में पूरा करते हैं। ठीक है, स्पीड अप का मतलब ये है कि जो टाइम है वो लेस कंज्यूम होगा, कम वक्त में वो काम हो जाएगा। उस प्रोसेस को कहते हैं कि वो स्पीड अप हुई है चीज़। तो अगर कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो कि स्लो होता है उसको स्पीड अप कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर वही कैटलिस्ट आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करें तो उनको बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। और बायोकैटलिस्ट को हम लोग टेक्निकल जुबान में एंजाइम कहते हैं। तो बेटा याद रखें कि जितना भी मेटाबॉलिज्म है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उस हर मेटाबॉलिज्म के हर एक केमिकल रिएक्शन में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है। इंडिविजुअल मतलब कि हर केमिकल रिएक्शन का एक अलग एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो कि उस केमिकल रिएक्शन को, हियर एज यू कैन सी, लेट मी अपने से ऊपर कर देता हूँ, स्पीड अप करता है। यानी कि वो जो एंजाइम है वो उस केमिकल रिएक्शन को, यानी कि दैट एंजाइम, ठीक है, ये इस वाले केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा, यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में याद रखिएगा जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी, उन सब में कोई ना कोई बायोकैटलिस्ट इन्वॉल्व है जो कि उस पूरे प्रोसेस को स्पीड अप कर रहा है, यानी कि उसको कम वक्त में पूरा होने में हेल्प आउट कर रहा है। इसी तरह से जो आपके डाइजेशन के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जो आपकी जनरल मेटाबॉलिज्म के अंदर, आपके ग्रो होने के अंदर, तो जितने भी आपके पास केमिकल रिएक्शंस हैं वो एंजाइम की गैर मौजूदगी में बहुत ज़्यादा वक्त लेते, लेकिन जो कि नेचुरली हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट हैं तो वो एंजाइम अपनी कैटालिसिस करते हैं। अच्छा, कैटालिसिस क्या होती है? कैटालिसिस यानी कि जो वर्ड कैटलिस्ट है इट इज़ अ ऑब्जेक्ट, और ये काम जो करता है उसको कहते हैं कैटालिसिस। क्या करते हैं? कैटालिसिस। कैटालिसिस यानी कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना, स्पीड अप करने को कैटालिसिस कहते हैं, और जो करते हैं उसको कैटालिस्ट कहते हैं। यानी कि जो ऑब्जेक्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जॉब आर कैटलिस्ट एंड द जॉब इज कैटालिसिस। लिसिस और लिस्ट्स, ये बात इसमें डिफरेंस आप याद रखिएगा। तो आपके पास एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आपके पास बायो कैटलिस्ट हैं जो कि आपके, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि जितने भी आपके पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका जो मेन मकसद है वो है कि लाइफ को रेगुलेट करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए एनर्जी को या तो डिराइव्ड किया जाए या तो निकाला जाए, या इन अ सेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज़ के लिए एनर्जी अवेलेबल की जाए। ये हर किस्म की केमिकल रिएक्शन का बेसिक मुद्दा और फंक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो तमाम बातें होंगी, लेकिन अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये एंजाइम्स होते क्या हैं। यानी कि ये तो हमें इनका फंक्शन पता लग गया ना कि इनका काम ये है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बिकॉज हमें पता है कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इट्स ऑल अबाउट इट्स केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल रिएक्शन होकर ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना था, केमिकल रिएक्शन होकर ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, और केमिकल रिएक्शन होकर ही उसके सेल डिवाइड करेंगे। यानी कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज केमिकल रिएक्शन। कोई चीज़ टूट रही है, कोई चीज़ बन रही है, बनने और टूटने को आपके पास एज वी नो के कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म कहते हैं, मतलब कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। तो बेसिकली एवरीथिंग इज केमिकल रिएक्शन। ये तो हमने एंजाइम का फंक्शन जान लिया कि इसने
कैटालिसिस करनी है, यानी कि उन केमिकल रिएक्शंस को कम वक्त में होने के लिए उनकी हेल्प करनी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बेसिकली एंजाइम आते कहाँ से हैं और वो होते क्या हैं। अब आइए उस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये आई थिंक मैंने मतलब कि ये जो दोनों डायग्राम्स हैं ये मे बी सेल साइकिल में डिस्कस की थी। तो बेसिकली एज वी नो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो ह्यूमंस हों, चाहे वो यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया हों, प्लांट्स हों, फंजाइज हों, ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ सेल्स। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल है। मुझे कैसे पता लगा कि ये यूकैरियोटिक है? बहुत आसान है। आप इसमें सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रू आपके पास डेफिनेशन है वो ये है कि इसके अंदर एक आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अवेलेबल है। ठीक है, क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और अगर न्यूक्लियस होता है तो मतलब वो यूकैरियोट है। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपके पास सेंटर में है, यानी कि ये जो धागे बने हुए हैं ये, ठीक है, यानी कि जो अजीब सा गुंजल मुंजल हुआ है, दिस इज बेसिकली द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक, लेट मी इरेज इट, बट आई होप सो कि आपको पता लग गया होगा कि दिस इज देयर इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है ये? जेनेटिक मटेरियल। और पीछे हम लोग बाकायदा डिस्कस करके आ चुके हैं कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, सेल साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली जेनेटिक मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डस। यानी कि देखें, यहाँ पर इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर आपके पास गोल्जी अपैरेटस है, यहाँ पर आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर आपके पास वैक्यूल्स हैं, यहाँ पर कुछ और माइटोकॉन्ड्रिया हैं, यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है, और भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं इस सेल के अंदर, तो ये कैसे बनी होगी? तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो ऐसी होगी ना जिसको देखकर ये चीज़ बनाई गई होगी। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के अंदर होती है। ठीक है, उसी को रीड कर कर, यानी कि उसी से इन्फॉर्मेशन लेकर पूरा का पूरा जो सेल का आर्किटेक्चर है, यानी कि जो उसकी पूरी बनावट है, वो उसके जेनेटिक मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब ये तो थी हमें वो वाली बात, तो बहुत सारे बच्चों को पता है। अब कुछ बच्चों को बात शायद ये वाली नहीं लगे, ऑल्दो हमने ये भी पिछली जो है वो आपके पास जो लास्ट चैप्टर गुजरा है सेल साइकिल, उसके अंदर हमने इसको भी डिस्कस किया है, बट लेट अस डिस्कस इट अगेन। देखें, एज वी नो के एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स ना, हर चीज़ किससे बनी है? एटम्स से। और जब एटम मिलते हैं, यानी कि जब एटम्स मिलते हैं, यानी कि एटम जब मिलता है किसी दूसरे एटम से, फिर एटम्स जब मिलते हैं किसी दूसरे एटम से, तो दोनों मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल मीन्स जब दो एटम्स, दो या दो से ज़्यादा, डिफरेंट किस्म के भी हो सकते हैं, सेम किस्म के भी हो सकते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो वो आपके पास कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर कुछ इस तरह से दिखता है, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यानी इन शॉर्ट H2O। दिस इज बेसिकली द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसी तरह से भी एज वी नो के अगर ये सेल है, सेल भी आपके पास बेसिकली एटम से बना होगा, और जब एटम मिले होंगे तो कोई मॉलिक्यूल बने होंगे। ठीक है, अब बेसिकली जो आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स ये बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जितने भी किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं उनको बनाते हैं। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग सेल्स हैं, हमारे भी और हर किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका हर एक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वो आपके पास इन 4 डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, कुछ आपके पास स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल जो कि आपके पास एक किस्म के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, कुछ आपके पास ऐसे होते हैं जो कि मिक्सचर से बने होते हैं, कुछ आपके पास ऐसे होते हैं जो कि 2 डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में बनाते हैं। यानी कि डिफरेंट पैटर्न से इनको अरेंज कर कर इन्हीं चारों मॉलिक्यूल को यूज़ करके सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेचर ने क्रिएट किया है। अब बात आती है कि वो जो आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स है वो 4 किस्म के, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे आते हैं आपके पास प्रोटीन्स, फिर आपके पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा, प्रोटीन्स आर बेसिकली इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ
कि एक लिविंग सेल के अंदर मोस्टली जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, वो मोस्टली प्रोटीन की बनी हुई है। फिर कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ बेसिकली इन्वॉल्व इन एनर्जी, मतलब कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करना और उसकी एनर्जी कंजर्व करना और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना। और तीसरे नंबर पे आपके पास आता है लिपिड। तो बेसिकली यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है ये, फिर आपके पास ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, फिर ये जो आपके पास ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये, फिर ये जो गोल्गी एपैरेटस है ये, फिर ये जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब के सब जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये मोस्टली आपके पास लिपिड के बने होते हैं। लिपिड, तो बेसिकली लिपिड आपके पास ये काम करता है। और ये जो बीच में जेनेटिक मटेरियल देख रहे हैं, इट इज बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स। हाँ, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड मिलकर जितना भी आपके पास लाइफ फॉर्म है, ठीक है, वो आपको बना के दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, बहुत सारे दूसरे भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन और उनकी इंपॉर्टेंस ज़रा कम होती है। लेकिन जो चार इंपॉर्टेंट हैं वो आपके पास ये चार हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आपके पास दो किस्म के होते हैं, वन इज डीएनए, ठीक है, और द अदर वन इज आरएनए। अब डीएनए आरएनए क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा वेट करके हम लोग बाद में समझेंगे। शायद 10 में आपको ये सीखने को मिले, या फिर आगे जाके अगर कोई टॉपिक ऐसा आया जिसमें इसको डिस्कस करना ज़रूरी हुआ तो वहाँ पर भी हम इसको देख लेंगे। लेकिन अब एक बात इंपॉर्टेंट है, बात यह है कि ये सारी डिस्कशन करने के बाद जो है, अब हम ये समझते हैं कि इस पूरी डिस्कशन का आपके पास एंजाइम से क्या ताल्लुक है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि मोस्टली जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स, क्योंकि मैंने कहा कि एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और वो बायोकैटलिस्ट है, ठीक है, और मैंने कहा कि सब के सब जितना भी कुछ बना हुआ है तो वो आपके पास इन चार मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि एंजाइम भी इन्हीं चारों में से किसी एक या फिर किसी दो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो सकते हैं, है ना। तो बेसिकली याद रखिएगा कि मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, यानी कि एंजाइम्स जो मोस्टली होते हैं वो प्रोटीनियस होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। समटाइम्स उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, लेकिन 98% ऑफ द केसेस जो एंजाइम्स हैं वो आपके पास प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के। अच्छा, एक और बात जाने से पहले, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक्स पे बढ़ने से पहले याद रखिएगा कि ये जितने भी आपके पास बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये मोस्टली आपके पास होते हैं, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर, पॉलीमर। तो मोस्टली आपके पास ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लाइफ को फॉर्म करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर पॉलीमर्स। पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके पास बायोमोलिक्यूल्स हैं मोस्टली दे आर पॉलीमर्स, मतलब के लार्ज मॉलिक्यूल। और ये पॉलीमर बनते हैं मोनोमर से। मोनोमर मतलब के स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं आपको बस हल्का सा बता रहा हूँ कि ये जो मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर। ये आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं जो कि मिलकर जब एक चेन में जुड़ते हैं कुछ इस तरह, तो ये कुछ इस तरह का आपके पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर आपके पास हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इनके जो आपके पास मोनोमर्स होते हैं उनको हम लोग मोनोसेचराइड्स कहते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल जो आपने ग्लूकोज का नाम सुना होगा ना, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक खास किस्म का मोनोमर है जो कि मिलकर आपके पास कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च, स्टार्च इज अ पॉलीमर जो कि ग्लूकोज से मिलकर बना है। इस तरह से आपने सेलुलोज का नाम सुना होगा, मतलब कि जो सेल वॉल बनाते हैं, वो मटेरियल जो कि आपके पास सेल वॉल बनाता है, वो भी आपके पास एक पॉलीमर है आपके पास कार्बोहाइड्रेट का, वो भी आपके पास ग्लूकोज से मिलकर बनता है। इसी तरह से ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए, ये भी आपके पास एक पॉलीमर है, और इनके जो मोनोमर्स होते हैं उनको आप लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, दे आर मेकिंग जेनेटिक मटेरियल। इसी तरह से आपके पास ये जो लिपिड्स हैं ये भी पॉलीमर हैं,
और इनके मोनोमर्स को आप लोग फैटी एसिड्स कहते हैं, फैटी एसिड्स। ठीक है, सो इस तरह से ये जो आपके पास जितने भी आपके पास बायोमोलिक्यूल्स हैं, दे आर पॉलीमर्स एंड दे आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स, यानी कि कुछ बुनियादी मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि मिलकर यानी कि एक साथ जुड़कर एक लंबे मॉलिक्यूल बनाते हैं, विच आर बेसिकली आपके पास जो बायोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब आई नो कि इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारी खिचड़ी आपके दिमाग में पकी हुई है, लेकिन मैं उसको हल करने वाला हूँ। अच्छा, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द कंसेप्ट इज अबाउट फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अच्छा, अब जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप इज बेसिकली जेनेटिक कोड एंड फिनोटाइप इज फिजिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक प्यारे से बच्चे का जो है वो कार्टूनिश शक्ल बनी हुई है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ कि हाउ डज एंजाइम्स फॉर्म्स, एंजाइम्स कैसे बनते हैं, हाउ। तो बेटा देखें, जीनोटाइप मतलब कि जेनेटिक मटेरियल, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, वो उसका जीनोम कहलाता है या फिर जीनोटाइप कहलाता है। जीनोटाइप निकला है जीन से और जेनेटिक मटेरियल भी निकला है जीन से। जीन मीन्स दो सिंगल यूनिट्स होते हैं डीएनए के, जो कि एक ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन को, एक ख़ास किस्म के, यू कैन से, अगर मैं ट्रूली बात करूं तो प्रोटीन को बनाने की जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो एक जीन के अंदर होती है। और अगर बहुत सारी जीन, एक पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी जीन हैं उनको अगर मिला दें तो ओवरऑल उनका एक कलेक्टिव नाम हम कहते हैं कि दिस इज़ बेसिकली जीनोटाइप या फिर जेनेटिक मटेरियल या फिर जीनोम या फिर जेनेटिक कोड। ठीक है, दिस इज व्हाट जेनेटिक कोड इज। अब एक चीज होती है फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब कि एवरीथिंग दैट इज विजिबल फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी फॉर एग्जांपल आप इस बच्चे का चेहरा देख सकते हैं, इसके अंदर जो चीज़ भी आपको नजर आ रही है, इसके बाल, इसकी आईब्रोज, इसका चेहरा, इसकी आंखें, इसकी आई लैशेज, इसकी नोज, इसकी लिप्स, इसके ईयर्स, एवरीथिंग जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो फिजिकल है, जो फिजिकल आपको नजर आ रहा है, फिजिकल मतलब जाहिरी, एक्सप्रेशन मीन्स एक्सप्रेस करना। ठीक है, यानी कि वट एवर यू आर सीइंग हेयर इज द फिनोटाइप। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग इस बच्चे के कोई टिश्यू को, कोई एक छोटे से सैंपल को, यानी कि इस बच्चे के फॉर एग्जांपल लेट से आप जो है वो इसकी लिप्स के ऊपर से हल्की सी जो है वो स्किन जो नॉर्मली पील ऑफ होती है उसको आप लोग रिमूव करते हैं और अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो आपको ये सेल नजर आते हैं। तो बेटा ये जो सेल हैं ये भी आपके पास फिनोटाइप है। इसी तरह से अगर आप लोग देखें तो आप लोग इसके इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स को देख सकते हैं, तो ये ऑर्गेनल भी फिनोटाइप्स हैं। तो अगर आप देखें तो इसके आप लोग बायोमोलिक्यूल्स को भी देख सकते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। तो ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी है, ये इसका एक्सप्रेशन है, ये इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये भी आपके पास फिनोटाइप है। फिनोटाइप मीन्स एनीथिंग दैट यू कैन सी, आंख से, माइक्रोस्कोप से, किसी टेक्निक से, एनीथिंग दैट यू कैन सी जो कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक और सेलियंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसका फिनोटाइप है। तो बेटा याद रखें कि वट एवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप इज, यानी कि जो भी उसकी बनावट है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स जीनोटाइप, यानी कि उसकी फिनोटाइप को बनाने की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसकी जीनोटाइप से आती है। या यू कैन से कि जो आपके पास फिनोटाइप बनता है वो तब बनता है जब जीनोटाइप उसको बनवाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल इसकी हेयर की भी एक ख़ास किस्म की जीन उसके जीनोटाइप में प्रेजेंट होगी, इसके स्किन कलर की एक जीन इसकी प्रेजेंट होगी, इसके स्किन को बनाने के लिए जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं उस सब की जीन, यानी कि उस सब को बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके जीनोम के अंदर प्रेजेंट होगी। इसी तरह से इसके फिजिकल मतलब के फिजिकल मोस्ट जो कि आप लोग आम आंख से देख सकते हैं, और उसके सेल लेवल तक जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ को बनाने की कोई ना कोई जीन इसके जीनोटाइप में प्रेजेंट होगी। तो समझे, ये आपके पास जीनोटाइप है और ये आपके पास फिनोटाइप। फिनोटाइप मींस एनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो भी आप लोग देख सकते हैं, और जीनोटाइप मींस कि ऑल ऑफ द जीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो उसका जीनोटाइप होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक, हर इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मेरा एक अलग जीनोटाइप होगा,
आपका एक अलग होगा, आपके दोस्तों का अलग होगा, आपके सिबलिंग्स का एक अलग होगा, आपके पेरेंट्स का एक अलग होगा। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक अपना जीनोटाइप होता है। अच्छा, अब चूंकि हम ह्यूमंस हैं तो हमारा जीनोटाइप काफ़ी हद तक मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे जो बाल काले हैं, जो जो प्रोटीन इन्वॉल्व है उनको काले करने में, या फिर जो जो मटेरियल इन्वॉल्व है वही मटेरियल आपके बालों को काले करने के लिए इन्वॉल्व है, बिकॉज हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब एक स्पीशीज हैं, ठीक है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल जो मटेरियल मेरी स्किन बना रहा है, ठीक है, वो मटेरियल प्लांट से डिफरेंट है। यानी कि प्लांट की स्किन जिस मटेरियल से बनी हुई है और मेरी स्किन जिस मटेरियल से बनी हुई है, वो दोनों मटेरियल डिफरेंट है। तो यानी कि उसके जीन भी डिफरेंट होंगे। तो यानी कि हमारा जो जीनोटाइप है वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जीनोटाइप था और ये आपके पास फिनोटाइप है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ डज जीनोटाइप्स मिक्स फिनोटाइप। यानी कि ये हमें पता है कि जीनोम के अंदर, जीनोटाइप के अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन है जिससे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है। लेकिन कैसे कैसे होगा, कैसे कि कैसे कि एक डीएनए ने, मतलब कि एक जेनेटिक मटेरियल ने आपके पास एक फिनोटाइप बना दिया। तो बेटा ये होता है वाया एंजाइम्स। एवरीथिंग 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 इज डन बाय योर एंजाइम्स। इस जीनोटाइप के जेनेटिक कोड को रीड करना हो, ठीक है, उसको रीड कर कर एक नया प्रोटीन बनाना हो, ठीक है, उस प्रोटीन को यूज कर कर एक नया स्ट्रक्चर बनाना हो, एवरीथिंग, एवरी सिंगल स्टेप। बिकॉज देखें ये पूरा प्रोसेस बहुत बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं। और मोस्टली आपके पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो कि मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं, वो कौन रेगुलेट कर रहा होता है, या फिर वो कौन करवा रहा होता है। स्पीड अप करना मतलब कि करवाना कौन कर रहा होता है, आपका एंजाइम। तो मींस एवरीथिंग, एवरी जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड इनटू फिनोटाइप्स वाया एंजाइम। मतलब कि एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग जीनोटाइपिक इंफॉर्मेशन इनटू फिनोटाइपिक इंफॉर्मेशन। अब ये कैसी होती है, अब देखिए ये आपके पास डीएनए है विच इज अवर जेनेटिक मटेरियल। अब ये पूरा प्रोसेस है जीन एक्सप्रेशन का। किसका? थोड़ा डीप हो रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्सप्रेशन, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आई नो, मतलब कि आपकी बुक में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं, डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन, ये बेसिकली आपका जीन एक्सप्रेशन है। मतलब कि जो जीनोटाइप से फिनोटाइप बनने का अमल है, यानी कि ये देखें, ये आपके पास जीनोटाइप है, ये आपके पास क्या है, जीनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली आपके पास फिनोटाइप्स, फिनोटाइप। या अगर फिनोटाइप नहीं तो रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटाइप। यानी कि अगर ये फिनोटाइप, या तो ये जो प्रोटीन इस डीएनए से बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो या तो वो प्रोटीन आपके पास फिनोटाइप होगा, और अगर वो फिनोटाइप नहीं है तो ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फिनोटाइप। यानी कि ये फिनोटाइप बना रहा होगा, या तो वो खुद होगा या तो वो बना रहा होगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है, देखिए यहां पर भी क्या है, एरोज हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो मतलब कि यहां पर भी आपके पास एंजाइम इन्वॉल्व है, ठीक है, यहां पर भी एंजाइम इन्वॉल्व है, यहां पर भी एंजाइम इन्वॉल्व। अच्छा ये बेसिकली है क्या, देखें ये है जीन एक्सप्रेशन। मतलब कि ये तौर तरीका है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने जीनोम को एक्सप्रेस करने का। तो ये बेसिकली दो इसके प्रोसेस होते हैं। पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, फिर होती है ट्रांसलेशन। मतलब कि पहले डीएनए से आपके पास एमआरएनए बनता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और ये जो एंजाइम करता है उसको आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डेप्थ नहीं जाएंगे, बस हल्का सा सरसरी से सुनते हैं। फिर एमआरएनए से बनता है प्रोटीन्स, और ये बनाते हैं आपके पास राइबोसोम्स, जो कि भी समटाइम्स उनको राइबोजाइम्स, मतलब कि एंजाइम से तशबीह दी जाती है। तो इस तरह से जीन एक्सप्रेशन होती है, यानी कि जीनोटाइप से फिनोटाइप्स बनते हैं। अच्छा एक और बात याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया कि अगर डीएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, या तो वो खुद फिनोटाइप होगा, या तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फिनोटाइप। अगर वो खुद फिनोटाइप है तब तो उसको हम लोग प्रोटीन कहेंगे, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि वो अगर फिनोटाइप बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल बनती है ना, सेल वॉल, यानी कि ग्लूकोज मिलते हैं और बनता है सेलुलोज। सॉरी आई थिंक थोड़ी डेप्थ हो रही है, मतलब कि थोड़ा गहरी डिस्कशन हो रही है, बट आई नो कि ये भी आपको ज़रूरी है समझना।
ग्लूकोज से सेल वॉल बन रही है, और इस केस में कोई ना कोई एंजाइम, कोई ना कोई प्रोटीन इन्वॉल्व होगा, बिकॉज एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन ना, ठीक है। तो बेसिकली अगर सेल वॉल ने बनना है विच इज अवर फिनोटाइप, और उसको बना रहा है ग्लूकोज और हेल्प कर रहा है एंजाइम, ठीक है। तो यानी कि नाउ इन दिस केस फिनोटाइप विच इज दिस, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन। सो बेटा दैट्स हाउ योर जीनोम एक्सप्रेस, और ये आपके पास एंजाइम का रोल है आपके पास पूरे प्रोसेस में, मतलब कि हमने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया और ये ओवरऑल प्रोसेस आपने देखा, यू हैव एक्सपीरियंस दिस, यू हैव seen the examples, and that's how it works. So that's it with the whiteboard. थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा आई थिंक थोड़ा टफ हो गया, थोड़ी सी हमारी बात भी थोड़ी सी आई थिंक अननेसेसरी हो गई, मतलब कि कुछ ज़्यादा हमने डिस्कस कर लिया, और ये इन्फॉर्मेशन इस कैलिबर के, मतलब कि आपके कैलिबर के मुताबिक थोड़ी सी ज़्यादा है, बट आई थिंक दैट वाज इम्पॉर्टेंट, और ये आई थिंक आप मैट्रिक में देखेंगे भी, मतलब कि ये जो आप लोग ये देख रहे हैं, दिस थिंग आर गोइंग टू बी विजिबल इन योर 10th क्लास, ठीक है। सो अच्छा है ना, पहले डिस्कस कर लिया। तो दैट वाज इट यार विद दिस वाइट बोर्ड लेक्चर। नाउ अब बात करते हैं प्रॉपर रीड आउट के ऊपर, लेट्स टॉक अबाउट इट।